अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं जी लेसन नंबर 25 को, साइकोलॉजी 101 का, यानी कि मेमोरी का थर्ड पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। हमने पीछे पढ़ा था शॉर्ट टर्म मेमोरी को और लॉन्ग टर्म मेमोरी को, फिर हमने उनके पार्ट्स देखे, उनके सब ग्रुप्स देख के सारा कुछ करके आज हम पढ़ रहे हैं जी मेमोरी डिसऑर्डर को, यानी डिसफंक्शन को। A memory loss has long been considered as a result of aging, but now physicians believe that there must be some pathological reason as well that cause memory impairment, memory cognitive impairment, MCI. MCI stand for memory cognitive impairment. अब इसमें होता क्या है, हम लोगों को जैसे कि हम लोग को पता है कि मेमोरी जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है विद रिजल्ट ऑफ एजिंग, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपकी मेमोरी कमज़ोर होती जाएगी, याददाश्त कमज़ोर होती जाएगी। बट कुछ अर्से बाद फिजिशियन जो थे या आजकल के जो फिजिशियन है उनका यकीन है कि ये सिर्फ एज की वजह से नहीं होता, किसी पैथोलॉजिकल रीज़न, किसी बीमारी, किसी ख़ास चीज़ की वजह से भी, यानी किसी भी जीन के इम्पेयरमेंट की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है, याददाश्त की कमज़ोरी। और इससे उन्होंने क्या नाम दिया, मेमोरी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में, ये भी था जी मेमोरी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में था, और ये स्टैंड फॉर MCI। अब हम देखेंगे जी बीमारियां जो मेमोरी लॉस की वजह से होती हैं, और इसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि देखेंगे एज के साथ नहीं होती, कभी कभी एज से पहले भी हो जाती है और कभी एज के साथ भी हो जाती हैं। अब हमारी पहली बीमारी है जी एमनीशिया। ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, यानी भूल जाना। ये लॉस ऑफ मेमोरी विद अदर मेंटल डिफिकल्टीज इन ओल्ड एज, पीपल आर अनएबल टू रिट्राइव मेमोरीज। इसके दो टाइप्स हैं जी, एमनीशिया के दो टाइप्स होते हैं, रेट्रोग्रेड एमनीशिया और एंट्रोग्रेड एमनीशिया। मैं साथ साथ आपको करती जाती हूँ, ये शॉर्ट बन सकते हैं बट आजकल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही एक जैसे आ जाते हैं, बट हम इन्हें कर देते हैं कि ये शॉर्ट है। अब ये शॉर्ट बन गया जी टाइप्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ एमनीशिया। तो ये दो टाइप्स है जी, रेट्रोग्रेड एमनीशिया और एंटीरोग्रेड एमनीशिया। अब फिर हम पढ़ते हैं जी दूसरी बीमारी है डायमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है जी, ये स्वेयर और रेयर डिजीज़ है, ख़तरनाक बीमारी होती है, मोस्टली अफेक्ट पीपल इन देयर 60s। ये मोस्टली लोगों को अफेक्ट करती है जो 60 साल के होते हैं, और द रिस्क इज़ डबल एवरी 5 ईयर। ये MCQs में आ सकता था कि रिस्क उसका डबल कब तक हो सकता है, यानी हर 5 साल बाद इसका रिस्क डबल हो जाएगा। 60 साल में बीमारी शुरू होती है, 65 में ये डबल हो जाती है। आफ्टर 60 एट 80 1 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल डेवलप डिमेंशिया, यानी कि जब 80 साल का एक आदमी हो जाता है तो अगर हम दुनिया में देखें कि 5 में से सिर्फ एक बंदा होगा जिसके 1 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल डेवलप डिमेंशिया। सिर्फ एक बचेगा, यानी 5 बंदे हो जाएंगे। इसके सिम्टम इसके क्या हैं जी, इसके सिम्टम है में इंक्लूड रिपीटिंग थिंग्स सेवरल टाइम्स। अब जो डिमेंशिया का मरीज़ होता है ना, वो हर काम बार बार करता है, या उसे वो एक लफ्ज़ को बार बार दोहराएगा, वो उसे सब कुछ भूल जाएगा, वो उसे इनएबिलिटी होगी, वो याद नहीं कर सकेगा कि उसने ज़िंदगी में क्या सीखा था। अब उसे ये नहीं समझ आएगी कि वो कपड़े कैसे पहने, शूज़ कैसे बंद करे या पहने, खाना कैसे खाए। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं डिमेंशिया में, और इसके जो होता है ना पेशेंट, वो काफ़ी इरिटेबल हो जाता है, विथड्रॉन हो जाता है, रूड हो जाता है, फेसिंग एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सस्पिशियस एटीट्यूड, एग्रेसिव। थर्ड हमारे पास डिजीज़ है जी अल्जाइमर्स डिजीज़। अब ये अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होती है, ये कॉमन काज ऑफ मेमोरी लॉस इन एल्डरी पीपल, यानी ये भी हम लोग देख रहे हैं कि बूढ़े लोगों में ये कॉमन होती है मेमोरी लॉस। अब इसमें होता क्या है जी, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी इंक्लूड अफेक्ट्स ऑन अ पर्सन, लैंग्वेज, रिकॉग्निशन ऑफ अ पीपल, आल्सो losing way and ability to plan things, difficulty in organizing daily tasks, etc. यानी इसमें ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो भूल जाता है, वो इंसान की जो उसे ज़ुबान समझ नहीं आती, अक्सर औकात उसे वो चेहरों को पहचान नहीं सकता, वो लोगों को पहचान नहीं सकता, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करना है। ये भी
है। इसके जी मेजर सिम्टम्स हम देख लेते हैं। इसमें इंसान देखें, सबके मेजर सिम्टम्स हमें प्रॉब्ली एक जैसे ही मिलेंगे। इसमें भी इरिटेबल होगा, इसमें भी इरिटेबल है, इसमें लेजीनेस है, लैक ऑफ मोटिवेशन है। विथड्रॉन का मतलब होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। चीज़ वही है, सिर्फ अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो गया यहाँ पर। डिप्रेशन हो जाता है, लेजीनेस हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, फिजिकल एंड वर्बल एग्रेसिवनेस हो जाती है। यानी आप इसे डिमेंशिया वाले पेशेंट जो होते हैं ये पागल होते हैं, टोटली मेंटल लॉस, यानी इन्हें ये लोगों को पहचान नहीं सकते, फिर ये एग्रेसिव हो जाते हैं, ये फिजिकल भी होते हैं और वर्बल एग्रेसिव भी, शोर में जाना कर देंगे। मैं भी कुछ चीज़ उठा के आपको सर भी दे मारेंगे क्योंकि वो आपको पहचान नहीं रहे, उन्हें आपकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही। सो ये डिमेंशिया ये बीमारी है। फिर हमारे पास ये चौथी बीमारी आ जाती है हंटिंगटन डिजीज़ यानी HD। एब्रीवेशन को याद रखा करें। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता था HD स्टैंड फॉर, आपको पता होना चाहिए HD स्टैंड फॉर क्या होगा। ये है जी हंटिंगटन डिजीज़। ये फैटी डिजीज़ होती है, ये हड्डियों की डिजीज़ होती है, और ये याद रखिएगा ये डिजीज़ जेनेटिक डिजीज़ होती है, यानी ये नस्ल दर नस्ल चलती है, मौरूसी बीमारी होती है ये। इसमें इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसा होता है कि ये डिजीज़ जाकर ब्रेन पे अफेक्ट करती है, और ब्रेन के ख़ास हिस्सा होता है बेसल गैंग्लिया। क्या कौन सा हिस्सा होता है? बेसल गैंग्लिया। गैंग्लिया जो होता है ना, ये बेसल गैंग्लिया, ये आप लोग बायो अगर आपको पढ़ी है तो आपको सही पता चलेगा ये बेसल गैंग्लिया क्या होता है। इंपॉर्टेंट ब्रेन रीजन होता है, ये बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट को, हमारे एक्शंस को, ये सब कुछ। सो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसान मूवमेंट नहीं दिखा सकता, कोऑर्डिनेशन इवन नहीं कर सकता, दिखा सकता दूसरे इंसान के साथ। फिर आ जाते हैं जी एम्योट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एम्योट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS। ये अगेन हमारे पास एब्रीवेशन आ गई जी, ALS स्टैंड फॉर एम्योट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये होती है जी मोस्टली अकर इन अडल्ट एंड इज़ कॉमन इन मैन देन वोमेन। ये मोस्टली अकर होती है अडल्ट में, और ये कॉमन होती है मेंस में, औरतों में भी होती है बट ज़्यादातर मर्दों में होती है। अब ये कब डेवलप होती है? 40-70 साल की उम्र के दरमियान जो लोग होते हैं उनमें ये अकर हो जाती है, बट इट आल्सो अकर इन 20s एंड 30s एज वेल। याद रखिएगा कि बीमारी हमें 20 साल की उम्र में लड़कों को लग सकती है, औरतों को भी हो सकती है, बट ज़्यादातर मैन इसका शिकार होते हैं, और अडल्ट होते हैं यानी नौजवान लोग हो जाते हैं, लोग होते हैं 30s और एज वेल। अफेक्ट मोटर न्यूरॉन ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करती है? ये अफेक्ट करती है, आप इसे कह लें फॉलेज का अटैक जैसे हो जाता, मतलब इसने अफेक्ट कर दिया मोटर न्यूरॉन को, क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन थी जिसने जो मैसेज ट्रांसफ़र करती थी ब्रेन तक, और वहाँ से लेके फिर डिफरेंट मसल्स को दिया करती थी। अब वो अफेक्ट हो गया तो मसल से काम करना छोड़ दिया। सो ये फॉलेज है। फिर हमारे पास ये अगली बीमारी आ जाती है कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। अब ये कॉर्सकॉफ सिंड्रोम क्या होते हैं? ये स्वेयर होते हैं और ऑफन परमानेंट लॉस ऑफ मेमोरी। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं और इनमें हमेशा के लिए याददाश्त चली जाती है। अब ये क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? तो हम देखते हैं जी, जो एडिक्टेड होते हैं ना, नशेई होते हैं, ये लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक और द सफ़र ऑफ दिस सिंड्रोम, जो किसी नशे का शिकार होते हैं या शराब नोशी करते हैं, वो लोग इस सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। अब मेमोरी जो होती है, मेमोरी इम्पेयरमेंट अकर बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज काज बाय थायमीन डेफिशिएंसी। हम लोगों ने देखा कि नशे में थायमीन यूज़ होती है। सो थायमीन हमारे पास निकोटीन यूज़ होती है, जिसकी वजह से थायमीन डिफिशिएंसी होती है, और अल्कोहलिज्म की वजह से ये बीमारी अक्कर होती है। इसके जी बेसिक सिम्टम है हेलुसिनेशन हो जाती है, इम्पेयर्ड डाइटी इंटेक्स हो जाते हैं, रिपीटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सेवरल टाइम्स हो जाता है, इनएबिलिटी टू रिमेंबर थिंग। अब हेलुसिनेशन क्या होती है? एक हमने पढ़ा था, वो आगे चल के मैं इसे और डिटेल बता दूंगी। हेलुसिनेशन होती है जी, किसी आप लोग को महसूस होता है जैसे आपके सामने कोई खड़ा है, आप लोग की साए देखते हैं, मतलब ये जो पेशेंट होते हैं ये साए देखते हैं। अब जी हमारे पास नेक्स्ट आ गया मोटिवेशन। ये बीमारी नहीं होती, ये आपको मोटिवेट करने का तरीका है। ये मोटिवेशन चीज़ क्या होती है ये हम लोग देखते हैं जी मोटिवेशन के बारे में। अब मोटिवेशन क्या चीज़ है? मोटिवेशन इज अ डिजायर डिराइव इंस्टेड ऑफ नीड दैट स्पीड अप आवर बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल। ये कुछ डिज़ायर हो सकती हैं, ड्राइव हो सकती हैं, इंस्टिंक्ट हो सकती हैं, या कुछ नीड्स हो सकती हैं जो हमारे बिहेवियर को स्पीड अप करती हैं, कुछ हमारा गोल सेट करके उससे अचीव करने के लिए। A motive is a need
अब यहाँ बता रहे हैं जी मोटिव क्या चीज़ है। मोटिव एक नीड है और वांट द काज अस टू एक्ट, और ये चाहती है कि हम कोई काम करें, हम आगे की तरफ बढ़ें यानी हरकत करें। ये हौसला होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन इन्वॉल्व्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब मोटिवेशन किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एन इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी। अब यहाँ बता रहे हैं, देखें ये इंटरेस्टिंग फील्ड है स्टडी की, दैट इन्वेस्टिगेट व्हाट मोटिवेट्स अस टू initiate or take action to pursue a goal. Early theories focus on instinct, inherited automatic species, specific behavior and drive, psychological compulsion that we need to satisfy, such as the hunger, food. अब बताते हैं ये मोटिव जो होता है वो नीड होती है जिसकी वजह से हम या कोई ऐसी काज वांट दैट काज अस टू एक्ट। अब मोटिवेशन क्या चीज़ है? वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। अब हम देखते हैं जी साइकोलॉजिस्ट ने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, उन्होंने देखा कि क्या चीज़ जो इंसान को मोटिवेट कर सकती है वो परस्यू करे अपने गोल को। तो उन्होंने थ्योरीज दी। शुरू थ्योरीज में उन्होंने कहा इंस्टिंक्ट हो सकती है, इनहेरिटेड हो सकती है, ऑटोमेटिक स्पेशीज स्पेसिफिक बिहेवियर हो सकता है, ड्राइव्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कंपल्सन हो सकता है जो हमारी नीड को पूरा करे। अब उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी यानी भूख को। अब भूख जो होती है, इंसान को भूख लगती है, वो खाने की तरफ जाता है, सो ये मोटिवेट होता है। अब इसके मेरे पास जी दो बेसिक पार्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट थे। ये प्राइमरी मोटिव हो जाता है और सेकेंडरी मोटिव हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट था। अब जी प्राइमरी मोटिव जो होता है ना, हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, consider with all the biological, physiological, psychological need of the body। अब प्राइमरी में वो हर ये वो काम करता है जितने हमारे बिहेवियर या बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं बॉडी की, उन पे काम करता है। दे आर सो नोन एज अनलर्न मोटिव बिकॉज, ये याद रखें कि अनलर्न मोटिव होते हैं क्योंकि दे इंटायरली इंक्लूड इन द बेसिक ड्राइव सच एज हंगर। अब ये सारे कुछ इंटायरली इंक्लूड करते हैं हमारी बेसिक ड्राइव्स की तरफ। हम लोगों ने ड्राइव्स को डिटेल्स में पीछे पढ़ लिया था, आपको याद होना चाहिए। फिर हमने देखा जी ड्राइव्स में क्या मिलता है, हंगर होती है, थर्स्ट होती है, यानी हमें भूख लगी, प्यास लगेगी, नींद की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एयर एक्सक्रीशन एक्सेट्रा दैट डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग। अब इसके लिए किसी इल्म की ज़रूरत नहीं होती कि आपको प्यास लगे आप कैसे पानी पी, उठाएं ग्लास पानी पी लें, दैट्स ऑल। फिर हम चलते हैं सेकेंडरी मोटिव की तरफ, इसे हम कहते हैं साइको सोशल मोटिव। याद रखें सेकेंडरी मोटिव को हम क्या कहते हैं? साइको सोशल मोटिव, क्योंकि ये इंसानों के एप्रिएशन और अप्रेसल in order to live successfully in any society. Also important in the sense that they are the means of satisfying the primary motives such as work and salary, good marks and appreciation from the parents. These are source of mental satisfaction as well. सेकेंडरी मोटिव होती हैं वो प्रमोट करती हैं प्राइमरी मोटिव को। अब आपको भूख लगी, आप खाना तो खा लेंगे, बट सेकेंडरी मोटिव की वजह से आप कहेंगे कि मैं नौकरी करूँ, अच्छी तनख्वाह लूँ और एक अच्छा बेहतरीन डिनर करूँ, सो दैट इज सेकेंडरी मोटिव। और इस सेकेंडरी मोटिव की वजह से मेंटल सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है। अब प्राइमरी अनलर्न साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल मोटिव कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने शुरू में देख लिया था, फिर दोहरा लेते हैं जी। हंगर हो गई, थर्स्ट हो गई, फटीग हो गई और स्लीप हो गई, पेन हो गया, सेक्स हो गया, एक्सक्रीशन हो गई, एयर हो गई, वार्म एंड कोल्ड हो गया। आगे हम चलते हैं जी हंगर क्या होती है। ये भूख को हम कहते हैं, और इसे अगर हम साइकोलॉजी के बेसिस में बात करें तो कहेंगे द मोस्ट अर्जेंट एंड डिजायरेबल नीड इन आवर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड एनिमल। ईटिंग इज रिलेटेड टू द होम्योस्टैटिक mechanism of the body. Psychologists have done research on animals to observe the level of motivation which show internal system not only regulate the quantity of food intake but also the kind of food that has been taken. अब यहाँ बताते हैं, ये देखें ये बहुत अर्जेंट और डिजायरेबल नीड होती है बहुत ह्यूमन और एनिमल्स में। ये हेमोस्टैटिक बिहेवियर है या मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है, खाना लाजमी खाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्चेस की और देखा कि इंसान के जानवरों पर, बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि साइकोलॉजिस्ट जितनी स्टडी करते हैं वो जानवरों पर ही करते हैं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनके रिएक्शन खतरनाक हो सकते हैं और इंसान की ज़िंदगी को दाव लगाना जुर्म है। सो उन्होंने जानवरों पर किए तो देखा कि उधर एक लेवल ऑफ मोटिवेशन है, यानी खाने की तरफ मोटिवेशन है, जो ये तो शो करता है कि उनका पेट भर चुका है, बट आल्सो वो ये भी शो करता है कि उनका उन्होंने क्या खाया है, वो कौन सी चीज़ को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
अब केमिकल सिक्रीशन इन ब्लड स्टार्ट होती है, क्योंकि ज़्यादा जब इंसान जानवर खा लेता है तो केमिकल सिक्रीशन होती है, या उसे जब भूख लगती है ना, तो वो क्या उसके अंदर क्या होता है, याद रखिएगा, केमिकल सिक्रीशन इन ब्लड। अब ये हमें पूरा पार्ट दिया गया था। केमिकल हार्मोन secreted by the endocrine gland also play a crucial role in the hunger drive, etc. For example, study showed that when glucose sugar was injected in a rats, अब यहाँ ना बताया देखें, केमिकल हार्मोन सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को, जो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी हंगर ड्राइव को, यानी हमें भूख को बढ़ाता है। हमारी भूख इस मकाम तक चली जाती है कि हम लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब मैं उन्होंने स्टडी किया कि उन्होंने ग्लूकोज को इंजेक्ट किया रेट्स के अंदर, उन्होंने महसूस किया कि वो आहिस्ता उन्हें कम भूख लगी एज कम्पेयर टू व्हेन दे वर गिवन इंसुलिन विच रिजल्टेड इन हंगर पैंग्स। अब उन्होंने देखा जब ग्लूकोज ऐड किया रेट्स के अंदर, देखा उन्हें कम भूख लगी। फिर उन्होंने कुछ चूहों पर इंसुलिन इंसर्ट की, इंसुलिन की वजह से भूख में ज़्यादा खा, उन्हें पैंग्स यानी भूख के दौरे पड़ना शुरू हो गए। What does brain play in a hunger drive? अब यहाँ पे रोल पूछा जा रहा है हाइपोथैलेमस, ब्रेन वाइटल ऑर्गन। हम लोगों ने पीछे सारा पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा कि ब्रेन का वाइटल ऑर्गन होता है, कंसर्न विद हंगर, ऑपरेट्स ऑन इट्स रेगुलेटिंग एक्टिविटी, फूड इनटेक। इन केस ऑफ इंजरी इन हाइपोथैलेमस, द मोस्ट अपैरेंट इन ईटिंग बिहेवियर। अब यहाँ बता रहे जी हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन वाइटल ऑर्गन होता है, जिसकी वजह से भूख लगती है और इंसान एक्टिविटीज दिखाता है, यानी फूड खाता है। अगर उसमें कोई इंजरी आ जाए तो हम देखेंगे कि उसके खाने के बिहेवियर में चेंजेस आ गई हैं। इसमें स्टडी किया गया कि जब रैट्स को यानी चूहों पर स्टडी की गई कि उनका हाइपोथैलेमस रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि वो भूखे हो गए, मतलब वो स्टार्विंग करना शुरू हो गया ना, स्टार्विंग यानी उन्हें खाना पीना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो मर गए। अब उन्होंने एक और रिसर्च की, जो वेंट्रोमेडियस हाइपोथैलेमस वाज रिमूव्ड, इट रिजल्टेड इन ऑपोजिट। अब उन्होंने जी कौन सा किया था, वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस को रिमूव किया, वहाँ पूरा हाइपोथैलेमस के थे, यहाँ हाइपोथैलेमस के एक पार्ट को रिमूव कर दिया गया, तो देखा इसका रिजल्ट ऑपोजिट हुआ। यहाँ पे ऐसा हुआ कि वो एक्सट्रीम ओवर ईटिंग बिहेवियर की तरफ आ गए, यानी वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए और उन्होंने इतना ज़्यादा खाया कि उनका 400% तक वेट बढ़ गया और एक्चुअल वेट के। इट इज़ नॉन फैक्ट दैट हाइपोथैलेमस रेगुलेट हंगर derive yet it is not clear as to it how it's operate. External factor in eating behavior हम लोग देख लेते हैं जी, social rules and convention. Learn eating pattern from past experience. Eating related disorders क्या हो सकते हैं जी, obesity हो सकती है, एनोशिया और नॉर्वेजा हो सकता है, बुलीमिया हो सकता है। वेट सेट पॉइंट क्या होता है, अ सर्टेन वेट लेवल दैट द बॉडी स्ट्राइव्स टू मेंटेन। फिर हम देखते हैं जी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द रेट एट विच convert into energy then it expanded in the body. अब मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग वेट क्या होता है, ये जो चार आपके पास थे ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट थे। मैं रुके यहाँ पर से लैपटॉप को रख के आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है। हम लोग देखेंगे जी ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अब हम देखते हैं जी मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग वेट क्या हो सकता है। हम रिड्यूस कर सकते हैं वेट को टफ टास्क के साथ, हम लोग खाना छोड़ सकते हैं, ये सारा डाइटिंग वाले हिस्से में आ सकता है, या हम अक्लमंदी से खाना खा सकते हैं, टू नॉट बी टेम्पटेड। स्लो ईटिंग हेल्प, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे तो हम रिड्यूस कर सकते हैं वेट। अवॉइड जंक फूड, जंक और फैट फूड को अवॉइड कर सकते हैं। डू रेगुलर एक्सरसाइज एरोबिक टू हेल्प, हम रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। मेक रियलिस्टिक गोल एंड परस्यू देम स्ट्रिक्टली इफ यू फेल्ड इन अचीविंग सेट गोल। ये सारी वही चीज़ें। थर्स्ट, हमें प्यास कैसे लगती है, वो प्यास के बाद याद रखिएगा, मोर देन 75% ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी लिक्विड। 75% हमारी बॉडी अगर करती है अपने वेट को, वो वाटर पे है। याद रखिएगा, विदाउट फूड, विदाउट फॉर सेवरल डेज इवन मंथ इंसान जिंदा रह सकता है, बट विदाउट वाटर वी कैन हार्डली लिव फॉर फ्यू डेज। पानी के बगैर हम कुछ ही दिन जिंदा रह सकते हैं। अब हम देखते हैं जी फटीग और स्लीप। रेस्ट एंड प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्पीशीज। अब यहाँ कहते हैं जी सोना, पूरा प्रॉपर रेस्ट करना, प्रॉपर सोना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आप आराम से सारे काम कर सकते हो।
फटीग के बारे में बताया गया जी। फटीग चीज़ क्या होती है? कैन बी साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल। ये साइकोलॉजिकल भी होती है और फिजिकल भी होती है। फ्रस्ट्रेशन ये साइकोलॉजी में आ जाती है। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, वरी एक्सेट्रा आर फैक्टर्स अदर देन द फिजिकल वंस काजिंग फटीग इन अ पर्सन। अब फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, आपके सर में दर्द होगा, आपको फटीग होगी। फटीग बेसिकली दर्द को कहते हैं। सो ये साइकोलॉजिकल होती है। और अब हम देखते हैं जी, द पैटर्न ऑफ स्लीप इज क्रूशली बेस्ड आल्सो पीपल मेक एडॉप्शन विद सक्सेसिव चेंज इन लाइटनेस एंड डार्कनेस। नॉर्वे। अब जाते हैं, देखें जी, इंसान जो होता है वो सोता है रात के वक्त तो सुबह जागता है। पेन दर्द को कहते हैं। अवॉइड इंजरी, व्हाट मेक अ पेन अ ड्राइव। अवॉइडिंग इंजरी, स्कार एंड वुंड इज व्हाट मेक इट इज इंपॉर्टेंट ड्राइव। उसके बाद इतनी खास इसमें कुछ भी नहीं था। एयर के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोस्ट इंस्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के हमारे पास फार्मूला होता है O2 को CO2 ये था, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है मेरे ख्याल में। H2O वाटर होता है, C2O3 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इसके बाद जो वार्मथ एंड वेल्थ है, यानी गर्माइश। और अब इंसान जब सर्दी से लगेगी तो ठंडक महसूस करेगा, वो चाहेगा कि वो कुछ इम्पोर्टेंट करे काम जिसकी वजह से वो उसे गर्मी महसूस हो, वो रज़ाई करेगा और ये सब कुछ करके, यानी वो कंबल ओढ़ेगा और वो सब कुछ करके वो गर्म हो जाएगा। अगर उसे गर्मी महसूस हो रही है तो वो फिर जाके ठंडे पानी से नहाएगा। सो ये सारा कुछ इसमें हो सकता है। हम लोग ने देखा जी, ये सारा काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हमारी ड्राइव्स को चलाता कौन है? हाइपोथैलेमस। याद रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा होता है? बिलो 57 डिग्री ऑफ अ नॉर्मल टेम्परेचर। जब याद रखें 57 डिग्री हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर, तो इससे नीचे जाएगा तो सर्दी लगेगी, इससे ऊपर जाएगा तो गर्मी महसूस होगी। अब सर्वो कंट्रोल फॉर वार्मथ एंड कोल्ड, ये वो सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि फैंस चला लें, आपकी गर्मी खत्म हो जाएगी और ये सब कुछ। ये था जी हमारा 25 लेक्चर। इसके बाद हम 26 लेक्चर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।